ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी दर्शक साथियों को नमस्कार। मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई। साथियों, आज आंसी में पहुंच गए आंसी और आंसी बन गया जिला। आंसी जिले के इतिहास की बात करेंगे। हमारे साथ हैं बलराज मलिक जी। ताऊ को हर चीज़ के बारे में पता है, तो बात करेंगे कि आंसी जो जिला बना है इसका इतिहास क्या है। सर नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है नमस्कार आपका। भाई, आपको भी और आपके प्रिय दर्शकों को भी हाथ जोड़ के नमस्कार मेरी तरफ से। बड़े लंबे समय के बाद मिले हैं। हाँ, तो 2 साल बताओ। हाँ, तो सर क्या कहोगे कि आंसी जिला बन गया? हाँ, बन गया भाई। आंसी वाले ने आंसी जिला बना दिया। हाँ हाँ हाँ। तो आंसी का इतिहास की बताओ कि आंसी जो ये शहर है कैसे आबाद हुआ था और आज तक का ये जो सफ़र रहा है आंसी का, कहाँ से शुरुआत हुई थी आंसी की? भाई, 80 क्षेत्र द्वादन मतलब आबाद कब से है, हाँ। तो आप इसको महाभारत काल के दौर से ले लो। अच्छा जी। आबाद तो के पता द्वादन मतलब पुराने टाइम से द्वादन कब से है। बाकी जो प्रमाण मिलते हैं ना, बात तो तथ्यों के साथ ही करनी चाहिए चीज़। तो इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण आपके लिए द्वादन राखी गढ़ी है फिलहाल, जी। जो अपनी हड़प्पा की या मोहनजोदड़ो की या फिर इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह देते हैं ऐतिहासिक हिसाब से, उनसे जाके द्वादन मतलब हम मिलते हैं उस दौर से। तो आप अच्छा यही रहेगा द्वादन गुप्त काल में न जाके और अपने जो चीज़ें प्रमाणिक हैं द्वादन मतलब स्पष्ट दिखें वहाँ से उठा लो इसको जी। ना। तो इससे पहले भी द्वादन आबाद रहा होगा, फिर उसके बारे में अपन पूरा पता नहीं है चीज़ का। मतलब हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं वो तो आसपास प्रमाण के? द्वादन अभी खुदाई चल रही है। पुरातत्व विभाग की तरफ से द्वादन एक गांव बनगाम है, द्वादन फतेहाबाद एरिया में पड़ा है वो। और इसकी खुदाई द्वादन मतलब पाकिस्तान में भी चल रही है। जो अपना सिंध एरिया था, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है द्वादन मतलब ये एक बहुत पुरानी सभ्यता है। जी। जिस तरह अपने गंगा जमुनी तहजीब बोल देते हैं, उस टाइम से भी पहले की द्वादन मतलब इसको सिंधु गंगा के हिसाब से द्वादन नदियों के हिसाब से द्वादन लिया जाता है क्षेत्र को। जी। और जो अपनी सभ्यता जहाँ ज़्यादा पनपी है, पानी का आसरा देख के पनपी है। आबादी तो नदियों के किनारे नदियों के किनारे ही द्वादन आबादी ज़्यादा मिलेगी। और तकरीबन द्वादन मतलब जो शहरी कल्चर आया है और चीज़ें सब कुछ द्वादन मतलब यहीं आके पनपे है। और अपने जो गांव बसाए गए थे वो भी पानी का आश्रय बसे थे। जी। शायद कई गांव द्वादन उठ भी गए जहाँ पानी बदल गया द्वादन। पानी बगैर तो 2 घंटे भी कौन काम चला। या कोई हमलावर आ गए वो उजाड़ गए। तो इस हिसाब से ये एरिया द्वादन मतलब आप उस टाइम से आज तक ये एरिया नाबाद नहीं है। यहाँ आबाद एरिया है ये। जिस तरह अपना थानेश्वर का इलाका आजकल कुरुक्षेत्र के हिसाब से आप बोल देते हैं ऐतिहासिक हिसाब से, वो इससे भी प्राचीन है, समझे ना। तो इस हिसाब से द्वादन मतलब इसको बहुत प्राचीन सभ्यता के हिसाब से आबाद एरिया मानो जी। और फिर द्वादन यहाँ कौन कौन रह के चले गए। एक एक गांव के सीम में मन 4-4, 5-5 खेड़े पाए, जिनको हम नाबाद खेड़े बोलते हैं द्वादन बेचिराग। जहाँ लोग रह के चले गए द्वादन सदियों रहे होंगे, ऊंचाई भी है कई जगह। जी। जिस तरह से साये में चले जाओ आप, काजल खेड़े का ब्यौरा आता है। तो काजल खेड़ा हमने तो पता नहीं भाई द्वादन मतलब हमारे से पहले किस आबादी का था, कौन कौन आबाद करके गए, कहाँ चले गए। इसी ढंग से हमारा गंगन खेड़ी आंसी के नज़दीक एक गाँव, बिल्कुल ही द्वादन छोटा सा गाँव, उसकी सीम में 5 खेड़े नज़र आते हैं मुझे। खेड़ा या खेड़ी जो बेचिराग बोले जाते हैं, उनका भी पता नहीं। वहाँ जाके मालूम करने की चेष्टा करी तो बोला जी ये राई रहा करते हैं यहाँ। राई एक जाति होती थी जो कृषक भी थे और शायद मार्शल में ही आते होंगे द्वादन, इनके नज़दीक लगते थे ये। कहीं इनको अरवा राजपूत भी बोल देते हैं जी। वो भी आबाद करके चले गए, उठ के चले गए जी। फिर इस क्षेत्र का आप जो इतिहास लोगे फिलहाल, तो यहाँ किला है आंसी के अंदर एक। तो इस किले का नाम था राय पिथौरा। राय पिथौरा द्वादन कोई खानदान हुआ होगा द्वादन मतलब, और वो जाके राजपूत शब्द की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, उससे पहले द्वादन मतलब यहाँ रह के चले गए। तो ये हम तो चौहान काल का मानते हैं इसको।
चौहान वंश से पहले यहाँ तोमर वंश थे उनके नाना। उनके यहाँ पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जी तो दोनों अपने नाना के देवते गोदाए हैं। उसको कन्नौज दे दिया उन्होंने जी। और वो खुद अजमेर के होते थे द्वादन मतलब, और औरंगपाल के नीचे दिल्ली थी। और हम हमेशा दिल्ली से शासित रहे। हरियाणा तकरीबन ये रियासतें बाद में बनी हैं जी। यहाँ कोई रियासत नहीं होती थी। ये एरिया द्वादन मतलब पहले से ही आबाद रहा है और सोमशासी रही है। सोमशासी मतलब ग्रामीण व्यवस्था, उनमें एक अपना शब्द आता है चौधर या चौधरी के चौधरी बन रहे तो आप ही इस एरिए के द्वादन मतलब यहाँ का कोई सामंत नहीं था, कोई यहाँ जागीरदार नहीं था और कोई राजा नहीं था। ये सब द्वादन दिल्ली से शासित रहा है ये एरिया शुरू से लेकर आज तक। तो महाभारत काल में जिस टाइम द्वादन मतलब हुए अपने द्वादन मतलब ये पांडवों के बड़े भाई ये युधिष्ठिर के पोता से लेकर पृथ्वीराज के पोता हुए अपने द्वादन मतलब देवराज चौहान, आखिरी मोर उनके पास थी राज की मोर। हालांकि छोटा ही राज रह गया था उनका, बाकी वो मोर थी उनके पास, राजा की मान्यता थी उनको। तो उस तक 125 हिंदू राजा राज कर गया अपने हस्तिनापुर पे किया हो, या उसको इंद्रप्रस्थ भी बोल देते हैं आप ऐतिहासिक हिसाब से नाम। ये दिल्ली क्षेत्र भी आ जाता है, हस्तिनापुर और इसको अलग करके मत देखो, एक ही चीज़ थी। तो इसमें द्वादन आप हमेशा इनके नीचे रहे। किसके नीचे? दिल्ली के। दिल्ली सूबा था, दिल्ली जिला था, तब भी आप वहीं रहे। और दिल्ली सूबा था, सूबा बोला जाता है दिल्ली सूबा, उस टाइम भी आप दिल्ली से जुड़े हुए रहे। और फिर द्वादन यहाँ आ गया सल्तनत युग। सल्तनत उस युग को बोला जाता है जो 5 खानदान द्वादन अपने आप को सुल्तान बोलते थे। वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, जिस तरह बाद में मुगल थे ये बादशाह की उपाधि धारण करते थे, अपने वाले राजा या महाराजा की उपाधि धारण करते थे इस ढंग से। तो 31 सुल्तान हुए द्वादन 5 खानदान के, जिसमें अपना द्वादन गुलाम वंश आ गया, जिसमें सैयद वंश आ गया, या फिर अपने द्वादन मतलब ये क्या नाम है आखिरी में लोधी आ गए। तो बीच में द्वादन मतलब 2 एक और भी आ गए, खिलजी वगैरह और चीज़, ये सारे मिला के 31 सुल्तान हुए। उस टाइम भी आप उन्हीं से शासित थे जी। दिल्ली से आपने जब कोई पैदावार हो जाती व्यवस्था के मुताबिक अपना कर द्वादन राजस्व कर बोलो इसको, या भूमि टैक्स, ये दिल्ली ही जाता था जी। हाँ, और यहाँ चरागा पड़ी रहती थी। थाराली तो दे धरती में द्वादन आवड़े द्वादन कृष्ण से महाभारत से दाऊ जुड़ जाए। हर महाराली में चाहे रावण के गधे चरे हो आड़े, आबादी चाहे कम रही हो, हम जुड़े वहाँ से रहे हैं चीज दिल्ली से जी। अब आ जाओ द्वादन मतलब है मुगल वंश को जी। मुगल वंश आया, उस टाइम भी द्वादन आप दिल्ली से ही शासित रहे। उनके 16 बाबर से लेके आखिरी तक द्वादन मतलब जो बादशाह रहे हैं छोटे बड़े, चाहे इसमें छोटे थे चाहे बड़े थे, 15-16 ये हो गए जी। ठीक है ना। इसमें सारे आ लिए, बाबर आ लिया, उसका बेटा हुमायूं आ लिया, हुमायूं को फिर द्वादन अकबर आ लिया, जहांगीर आ लिया, शाहजहाँ आ लिए, ये औरंगजेब आ लिए, फर्रुखशियर वगैरह और चीज़ होते हुए आप पहुँच जाते हैं। तब भी आप 15 पीढ़ी वो राज कर गए यहाँ इस क्षेत्र पे। तो उसके बाद में मुगलों का भी पतन हुआ जी। 1857 के गदर के बाद अपने को पंजाब में डाल दिया ये क्षेत्र। हाँसी में आयो, हाँसी के बारे में पूछने के लिए तो हाँसी तो मैं ही थी। रोहतक एरिया भी था, ये एरिया भी था और सोता था बीच में। फिर द्वादन 1857 के बाद में ना पहले 1768 में अपनी थोड़ी सी द्वादन मतलब उन्होंने इस एरिए को टैक्स के हिसाब से भाई टैक्स वसूलेंगे, ज़्यादा वसूलेंगे। 1768 में द्वादन मतलब एक अपनी जाटू रियासत जींद की कायम कर दी, जो क्षेत्र दिल्ली से पहले कटा वो। और दूसरा एक लुहारू की छोटी सी नवाबी होती थी, 52 गाँव का नवाब होता था वो बीकानेर से जुड़ा हुआ था वो हालांकि मोमडन है। और वो भी उनके कहने से द्वादन मुगलों के कहने से द्वादन 52 गाँव की रियासत एक अपनी लुहारू में बन गई थी। और फिर द्वादन एक
झज्जर की रियासत कायम हो गई थी। जी। एक कानौड़ में बाद में द्वादन मतलब जिसको आजकल महेंद्रगढ़ बोला जाता है, इसका नाम पहले प्राचीन नाम में कानौड़ था। वहाँ भी एक छोटा सा परगना हो गया, और एक फिर नाड़ के नाम से या दुजाना के नाम से द्वादन मतलब एक छोटी मोटी सी और रियासत कायम हो गई। और फिर इस क्षेत्र का जो जहाँ आप फिर भी आप दिल्ली से जुड़े रहे। जी। एक बहादुरगढ़ में छोटा सा नवाब होता था 10-5 गाँव का अपना, वो भी उसको स्वतंत्र मानो। तो सन 1797 में यहाँ एक स्वतंत्र राजा राज कर गया, जो हम दिल्ली के अलावा द्वादन मतलब है उसको ये कहेंगे कि हाँसी पे उसने हाँसी को अपनी राजधानी कायम करे। जींद से अलग? हाँ, नहीं जींद से तो हम कभी जुड़े ही नहीं। नहीं, जींद में भी तो एक रियासत बनाई है। नहीं, जींद रियासत तो अलग थी, वो रियासत तो अब भी अलग बोली जाती है, पहले भी अलग मतलब थी। जींद रियासत में नहीं था? ना ना, हम कभी रियासतों के नीचे थे ही नहीं, हम तो सीधे द्वादन के अंदर से शासित रहे हैं। अच्छा। हम तो 1857 के गदर के बाद में पंजाब में हमारे को डाला गया। ना तो हम तो संयुक्त प्रांत का हिस्सा होते थे। यहाँ ब्रिटिश आया उसके टाइम में द्वादन, यहाँ द्वादन संयुक्त प्रांत हो गया था, जिसमें द्वादन मेरठ मुजफ्फरनगर, आजकल तो घने जिले बना दिए छोटे बड़े। पुराने टाइम के द्वादन मतलब अपने बुलंदशहर या अपने मथुरा या अलीगढ़ या आगरा, आप उनके साथ जोड़ दिए। और संयुक्त प्रांत की राजधानी द्वादन मतलब एक टाइम में द्वादन मतलब ये आगरा भी रही है। अपना कर आगरा भी गया है, जो सिंधिया बोलते जाते हैं ना, ये सिंधिया घराना मराठे कहो या पेशवा कहो, द्वादन मतलब उनको अलग करके नहीं देखते, बाकी रेस अलग है वो। तो वहाँ भी अपना कर गया है, भूमि करके बता रहा हूँ, उस हिसाब से रेवेन्यू के हिसाब से समझोगे आप। जी जी जी। हाँ, तो वहाँ मतलब ये आगरा भी अपना कर गया है कुछ समय के लिए। ग्वालियर भी गया है दौलत राव सिंधिया के परिवार के पास। दौलत राव सिंधिया भी टोरे मार गए यहाँ। तो कुल मिला के 1797 में वो स्वतंत्र राजा था, आयरलैंड का वासी, उसका नाम था जॉर्ज थॉमस। वो भारत आया था यहाँ सर्विस के लिए, और वो हैदराबाद के नवाब के पास कुछ टाइम रहा, कुछ टाइम वो बेगम समरू के पास रहा। समरू के पास एक छोटी सी रियासत होती थी सरदना, मेरठ से उड़ली तरफ, उसमें द्वादन मतलब नौकरी करी। फिर वो रुकने वाला आदमी नहीं था, वो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और उसने फिर अपना द्वादन स्वतंत्र धाड़ मारने शुरू कर दिए, यानी छापे मारने शुरू कर दिए। और उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी, वो हाँसी आया उस टाइम 5000 पेड सैनिक थे उसके पास। अच्छा। अपनी प्राइवेट सेना अपनी रखता था। हाँ, उसने अपनी राजधानी बनाई थी। आजकल अपने पशुओं का बहुत भारी मेला बढ़ता है हरियाणा का, जहाजगढ़ के नाम से। ये जहाजगढ़ माजरा गांव पड़ते हैं बेरी के पास, आजकल झज्जर में। तो वहाँ उसने अपना द्वादन मतलब ठिकाना बनाया था, और वो फिर क्षेत्र बढ़ाता गया अपना एरिया, और यहाँ तक बढ़ा लिया कि प्रकाश सिंह बादल का जिला है द्वादन मुक्तसर साहब। श्री मुक्तसर साहब पंजाब में पड़ता है द्वादन, वो डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से लेके और बहादुरगढ़ तक द्वादन मतलब उसी का राज था। ये राज रहा कायम द्वादन 1797 से लेके दिसंबर 1803 तक। 1803 में फिर द्वादन मतलब वो मराठे यहाँ टोरे मारे थे, उनसे द्वादन मतलब एक अलग सेना थी दौलत राव सिंधिया की। तो जो महाजी सिंधिया के उससे आते थे परिवार से, ग्वालियर वाला घराना कह लो। तो उनसे फिर द्वादन मतलब उसने हार माननी पड़ी। यहाँ द्वादन 80 में उसकी हार हुई, और ये दिसंबर 1803 में अपन द्वादन कह लो उनके नीचे आ गए। जी। ठीक है ना, ये क्षेत्र द्वादन उनके नीचे आ गया। तो उन्होंने भी इसका द्वादन मतलब ठिकाना हाँसी को ही रखा। तो हाँसी को का जो नीचे जो क्षेत्र था इसका द्वादन मतलब वो जॉर्ज थॉमस से मिला, वो पंजाब से लेके और बहादुरगढ़ तक पहुंच जाओ आप। जी। हाँ, पंजाब का जो मुक्तसर मैंने जिला बताया आपको, वहाँ से शुरू होकर वहाँ तक द्वादन जो क्षेत्र था उसका, जो उसकी राजधानी थी हाँसी, इसको फिर द्वादन मतलब ब्रिटिश वालों ने द्वादन हट दिया। और जॉर्ज थॉमस के बाद में जेम्स स्किनर ब्रिटिश आर्मी के अंदर द्वादन मतलब
जा जुड़ा, मराठों से जुड़ा हुआ था, वहाँ जा जुड़ा, तो उसको भी ये जागीर मिल गई कुछ, हांसी की जागीर, कुछ गांव द्वादन बुलंदशहर के और कुछ हांसी के। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा गांव थे, यहाँ थोड़े थे। ये इलाका द्वादन मतलब उसके पास आ गया। उसने फिर अपनी द्वादन यहाँ एक छावनी भी बनाई, जो आजकल मेमू वाला बाग बोला जाता है, इसको अपना हेडक्वार्टर बनाया। और यहाँ के लोकल जवान द्वादन इकट्ठे करके 500 सैनिक तो इस इलाके के भर्ती करे थे। बाकी लड़के द्वादन रोहतक की तरफ से पहले ही थे उसके पास, वो जार थॉमस के पास थे, वो भी आ गए इसमें। और उसने फिर द्वादन मतलब एक घुड़सवार सेना, जो आजकल इंडियन आर्मी में कह लो अपनी द्वादन मतलब कार्यरत है, स्किनर हॉर्स के नाम से। ये रिसाला आज भी है, ये पलटन आज अपनी स्वतंत्र अपनी जो सेना है इस नाम का आज भी कायम है। ये आप देख लेना, आजकल तो मीडिया में सारी चीज़ हो रही है जी। तो उसने अपनी स्वतंत्र सेना यहाँ हांसी के जो बाग है उसका रेजिडेंस था, यहाँ 40-50 किले में उसकी कोठी थी। यहीं द्वादन मतलब उसकी पीटी परेड होती थी, और इसी को अपना ठिकाना बनाया जी। और अपनी जागीर को संभालने के लिए जो हांसी की जागीर उसको मिली थी गड्ढे के अंदर, उसने अपना एक हेडक्वार्टर कह लो, वर्कशॉप कह लो उसको, द्वादन मतलब अपना उनके लिए मैनेजमेंट के लिए वो खड़ा कराया, जो अब तक खड़ी थी वो गड्ढी। गड्ढी गांव का नाम भी उसी के नाम से। तो यहाँ द्वादन उसने अपना सैनिक ठिकाना बना रखा था, ठीक है ना जी। और मैनेजमेंट का बड़ा कोई काम होता तो उनकी पेशी यहीं लगती थी हांसी इसमें बाग में। तो भाई फिर द्वादन वीरेंद्र ये चलता रहा। तो हांसी को जो जार थॉमस छोड़ के गया था उसका हेडक्वार्टर तो था ही ये। फिर इसको हिसार जिले को 1920 के अंदर 1820 के अंदर इसको जिले का दर्जा दे दिया। हांसी को नहीं, अपने इसको हिसार को, हाँ। और 1800 रोहतक भी इसी के नीचे होता था, हाँ। रोहतक इससे बाद में अलग करे द्वादन मतलब सन पूरी मान्यता तो उसको द्वादन 1841 में मिली है रोहतक को। अच्छा। जो हिसार से काट के, क्यों लंबा क्षेत्र हो गया था, उन्होंने अपने हिसाब से द्वादन उसको अपना द्वादन रोहतक को हेडक्वार्टर अलग बना दिया। और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से काट के जो तहसील हुआ थी उनके सोनीपत कल्चर के हिसाब से वो उर्ली तरफ डाल दी, रोहतक में डाल दो। सोनीपत तहसील है, पहले दिल्ली जिला था, उस टाइम दिल्ली की तहसील होती थी जी। और मैं बता चुका आपको कि दिल्ली भी अपना जिला रह चुके हैं। उस टाइम तो शासन प्रशासन के टाइम में काम वहाँ से चलता था। और फिर ज़िले का प्रशासन द्वादन मतलब यहाँ से चले 1930 तक। जी। हिसार में तो सिर्फ एक तो गिरजा घर बनाया था अंग्रेजों ने, और एक कोर्ट कचहरी, और एक कमिश्नर का कह लो डीसी ऑफिस वगैरह और चीज़ वगैरह, ये ऑफिशियल काम है। बाद में शुरू करें चीज़ के, अपने तहसील वगैरह अपने थाने वगैरह और चीज़ वगैरह सारा काम ये बाद में किया है। तो हांसी का महत्व द्वादन मतलब पूछोगे कि भाई द्वादन इस एरिए का इतना महत्व क्यों है, तो एक जींद के अंदर से नहर आती, इसका नाम है बहुत ऐतिहासिक नहर, हरियाणा की पहली नहर इसी को मानो। जिस तरह जमुना तो नदी है, नदियों की श्रेणी में आती है, और जमुना में पे जहाँ आजकल द्वादन मतलब जो बांध है, ये डैम द्वादन मतलब बाद में तो हथनी कुंड के नाम से और चीज नाम से अलग बनाया, चौधरी बंसीलाल के दौर में बनया होगा शायद ये। इससे पहले द्वादन मतलब ये ताजेवाड़ा बोला जाता था। हाँ, कोई गांव होगा वहाँ ताजेवाड़ा उसके नाम से अपना बांध होता था, वहाँ से पाड़ के द्वादन ये नहर लाई गई थी। इसकी एक ब्रांच द्वादन मतलब यूपी को चली जाती थी और एक ब्रांच द्वादन अपनी तरफ आ जाती थी। तो ये बहुत प्राचीन नहर है जी। तो जिस टाइम अपन द्वादन मतलब पृथ्वीराज की हार हुई, मोहम्मद गौरी की जीत हुई, उस टाइम मोहम्मद गौरी द्वादन यहाँ राज ना करके द्वादन अपने देश को वापस लौट गया और यहाँ अपने गुलाम को छोड़ के गया था, जो अपने बोली जाती है ना कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका गुलाम था और उसको द्वादन अपनी जगह वो छोड़ के गया था। जिस तरह सिकंदर आया उस टाइम सेलुकस को छोड़ के गया था, तो वो अपना वापस लौट गया था। यहाँ द्वादन मतलब पहला फिर 1192 में ये युद्ध हुआ था।
जो अपनी हार हुई जो आदन थानेश्वर के में लड़ाई में, थानेश्वर की 91 में भी लड़ाई हो चुकी थी, उसमें तो पृथ्वीराज जीता था। और पहले भी कई लड़ाइयाँ लड़ चुका था, वो भी नकटा था पूरा, साल में 2 साल में 3 साल में। क्यों, वहाँ कुछ होता नहीं। अफगानिस्तान की तरफ लगा लो या अगले देशों में लगा लो और चीज़ भी, तो वहाँ जो उस टाइम तो आप खेती बाड़ी पे, पशुपालन पे और चीज़ पे या मौसम पे निर्भर करते थे, तो ये चीज़ें वहाँ नहीं पैदा होती थी, जबकि भारत के अंदर सब कुछ पैदा होता था। इसलिए बार बार द्वादन मतलब दुनिया के कई देश द्वादन में, खासकर मध्य एशिया के देश, यूरोप के देश, अफ्रीका तक, यहाँ अरब के देश, सब इधर आकर्षित रहते थे जी कि उनका ठिकाना द्वादन में, टारगेट जो होता था दिल्ली होती थी, जी। और जाते इधर से ही थे कि रास्ता यही जाता है, या तो हमलावर पश्चिम से आया है या उत्तर पश्चिम से आया है, कुरुक्षेत्र हाँ उत्तर की तरफ से। तो ये पैदावार का इलाका था, ये उनको आकर्षित करता रहता था, और इधर ही द्वादन लूट मार के लिए वो आते थे जी। अब पूछोगे ये एरिया आबाद द्वादन मतलब इतने टाइम का था, तो यहाँ व्यवस्था क्या थी? व्यवस्था यहाँ कोई द्वादन, हम किसी राजा रजवाड़े के नीचे दिल्ली के अलावा कोई हमारा राजा नहीं रहा यहाँ, कोई हमारा द्वादन सामंत नहीं रहा, कोई हमारा सूबेदार कह दें, द्वादन जागीरदार कह दें, कोई नहीं रहा, किसी को स्वीकार नहीं कराया इन्होंने। ये अपना स्वयं अपनी द्वादन रक्षा सुरक्षा खुद ही करते थे, जो अपने गाँव आबाद हैं। और ये गांव है आबाद द्वादन मतलब है, कोई गांव आपको 1200 साल का भी मिलेगा इस इलाके में, जो बाद में गए नहीं कहीं, जी उजड़े नहीं है कभी, क्योंकि इसकी वजह होती थी आपकी खाप और आपका भाईचारा जी इस इलाके के अंदर। और वही द्वादन अपनी रक्षा सुरक्षा और चीज लुटेरों से, हमलावरों से खुद करते थे। और ये बात नहीं है कि हम द्वादन मतलब आते ही उनको स्वीकार कर लेते, पूरी मुठभेड़ होती थी। अब ज़रूरी बात है, अफ़गानिस्तान से यहाँ हमला, ये क्या नाम है अपना, टर्की से, तुर्क जिनको बोला जाता है, या अपने मंगोलिया से जो भी हमलावर आए हैं, वो कोई चारा वहाँ से लेके थोड़ा ही आया करते हैं। आप लोगों से इस द्वादन आपका चारा लूट लिया, या आपके घोड़े अच्छे देखे तो कोई द्वादन वो लूट रास्ते लिए, में लूटपाट करते जा हाँ लूटपाट करते चलते थे। इसी ढंग से अपनी चुतिया तक का दूध भी खोस लिया करते औरतों का। जो औरत आती ना, हमलावरों के साथ कई दफ़ा हुआ है ऐसा, तो वो आती थी तो हमारा बच्चा भूखा रहेगा, इसको दूध पिलाओ, क्योंकि उनको पता था ये मजबूत लोग हैं और ये दूध भी मजबूत है। हाँ दूध भी चुंगा ला जाते, अड़ा लबड़ा ले जाती, समझे न। तो उन्होंने अपनी लूट मार द्वादन इसी ढंग से अपना द्वादन जो अनाज होता था, घोड़ा चना बड़ा राजी हो खाता, चने द्वादन यहाँ बहुत अच्छे होते थे, तो घोड़े आगे द्वादन चने गेट देते खोलेंगे। और तो क्या पूछोगे, मराठे आए हैं ना अपने देसी, ये तो चलो भारत के ही थे, महाराष्ट्र से आए थे मराठे, पेशवा वगैरह, ये तो ज़्यादा हो जाता है ना यहाँ, वो थोड़ा गर्म एरिया है, बॉम्बे की तरफ चले जाओ तो अपने द्वादन मकाना में टूटे फूटे जिसे भी अपनी कड़ी होती या डांडे जिसे भी चढ़े होते, ईंधन के रूप में जला के हाथ सेक के गए यहाँ। अब भाई अपनी सर्दी दूर कर लो, अपना चाहे घर टूटो और चाहे उजड़ो और चाहे कुछ भी हो। और फिर अपने वाले भी द्वादन नाप तौल में घाट खोज रहे थे, इनका भी तजर्बा हो गया था। जब वो थोड़े से यूँ दिखते कि ये संख्या इनकी कम है द्वादन, उधर से वापस जाते टाइम उनके घोड़े खोस लेते, उनका थोपड़ी पे भी मारते, और लूट के लाया हुआ द्वादन मतलब ये जाट लुटेरा एक शब्द आया था जिस पर काफ़ी विवाद चला। दिल्ली जो भारत सरकार की NCERT की जो पुस्तक थी उसमें लिखा था जाट लुटेरा। उनको बुद्धिजीवियों को, लेखकों को ये पता नहीं कि ये लूटते किसको थे। हम उनको लूटते थे जो आगे से द्वादन भारत को लुटेरों को लूटते थे, लुटेरों को लूटते थे। फिर ये अपना आ गया अपना हिसाब किताब, आप पंजाब में डाल दिए। 15 अगस्त 1947 को आप आज़ाद हो गए, आज़ाद हो गए तो फिर द्वादन मतलब ये एरिया द्वादन मतलब पंजाब से हरियाणा अलग बन गया था, हरियाणा में डाल दिए। ये तो इस क्षेत्र की आज तक हालात रही है, ठीक है ना। अब आ जाओ आधुनिक काल में, टाइम हम पढ़ा करते 80 के अंदर 20-25 तो कारखाने चलते थे जी, जो बहुत बड़े बड़े द्वादन, कोई एकड़ के द्वादन मतलब बने हुए कारखाने उस टाइम के जी, जो 250 साल पहले स्थापित हो गए। और पूरे हरियाणा के सबसे ज़्यादा रुई का केंद्र द्वादन मतलब हासी होता था, जिससे निर्यात होकर द्वादन कपड़ा बनता था जाके लंदन,
मानचेस्टर वगैरह में, इंग्लैंड में। जी। वहाँ से वो कपड़ा बन के द्वादन भारत के बाजार में दोबारा आता था। इसी ढंग से इस एरिया के अंदर, हांसी एरिया में जहाँ आप हांसी में बैठे हो, शोरा बहुत मशहूर रहा है। सोरा, हाँ, शोरा जो एक केमिकल टाइप की चीज़ है, द्वादन मतलब गुड़ के अंदर भी मिला है। नाइट्रेट एसिड, गुड़ के कई चीज़ों में, दवाइयों में भी काम आता है। ज़्यादातर इसका अधिकतर 90% यूज हथियार इस्तेमाल ये होते हैं ना, अपने राशन अन्वेषण बनाने में होता था। जी। गोला बारूद वगैरह और चीज़ आपकी जो गन में ये राउंड वगैरह बनते के हैं। ऊपर दौड़ा दौड़ा हाजी करता है। हाँ, तो ये शोरे का क्षेत्र भी रहा है द्वादन इतिहास। सैकड़ों साल तक जी। उन्होंने यहाँ के शोरे का भी, जमीन की मिट्टी में शोरा ज़्यादा है, उसका दोहन करे। इससे पहले पानी और कहीं लगता ही नहीं था। हमारे यहाँ तो सिंचाई हिसार में तो तब होने लगी है वीरेंद्र जी, भाखड़ा आने के बाद में संपूर्ण जो सिंचाई हम कहेंगे इसको ना, तो यहाँ तो यही इलाका बस सिंचित होता था। हांसी के आसपास। हाँ, ये सन 1354 में हांसी पहुँच गई थी नहर जींद की तरफ से। चतंग नहर बोला जाता है, ऐतिहासिक नहर यही है हरियाणा की सबसे पहले। अच्छा। और ये फिर द्वादन मतलब फिरोज शाह तुगलक का ज़माना था उस टाइम। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हिसार आबाद होया, आके 1353-52 में ही आ गया था उनका नीचे ये इलाका। और 54 में भी कह देते हैं, तो 54 में पानी, 55 में पानी हिसार पहुंच गया था। फिर उसने अपने किले भी बनाए, वहाँ महल बनाए और चीज़, उसको अपना राजधानी बनाने की कोशिश करी कि भाई इसको द्वादन मतलब यहाँ अपना ठिकाना बनाएंगे तो बाग बगीचे और चीज़, खेती पैदावार, हरियाली वगैरह, या शिकार के लिए उनको शौक था, पेड़ पौधे भी लगाने के लिए और चीज़ के लिए। तो 1354 में ये नहर हांसी आ गई थी, 1355 में ये हिसार पहुँच गई थी। फिरोज शाह तुगलक के टाइम की नहर है ये, और उसी टाइम का ये व्यापारिक केंद्र है। जी। तो शोरा मैं बता चुका, इस मिट्टी में शोरा था तो शोरा निकाल लेंगे। फिर एक काम और अन्याय किया ब्रिटिश सरकार ने आके हमारे साथ कि जहाँ पानी की पैदावार ज़्यादा होती थी, खासकर दानों एरिया, जिंद एरिया, वहाँ इन्होंने ज़बरदस्ती द्वादन नील की खेती करवाई हमारे से। नील उनके लिए पता नहीं कितना उपयोगी था, शोरे से भी ज़्यादा होगा कोर्चिस, यानी ज़बरदस्ती हमारे से वो खेती करवाई। और नील की खेती ज़्यादा करने से, द्वादन मतलब लगातार करने से ज़मीन कलर हो जाती थी, यानी ज़मीन बेकार हो जाती, कलर बढ़ गई। ज़बरदस्ती करवाई उन्होंने, बिहार में करवाई और अपने इलाके में द्वादन मतलब यहाँ हमने सुना द्वादन मतलब इस इलाके के अलावा और आसपास कोई नहर का एरिया नहीं था। अगर पंजाब में कहीं और करवाई हो तो पता नहीं है। और नील का, शोरे का, रुई का और चीज़ का ये दोन करके ले गए यहाँ से। ठीक है ना जी। यहाँ से कच्चा माल ले जाके वहाँ अपना द्वादन पक्का बनाओ, और क्या पता दुनिया के बाजार उनके पास थे, ही अपना ले आके द्वादन के पता वहीं आके फिर बेचो। जी। ना तो हमारे यहाँ हाथकर का उद्योग होता था, हाथ से अपने द्वादन कपड़े की बुनाई, हमारे बुनकर भी अपने गांव में ही होते थे। हमें तो सिर्फ द्वादन नमक लेने के लिए द्वादन शहरों के मुंह की तरफ देखना पड़ता था, वरना किसी चीज़ की हमें जरूरत नहीं। जी। जी। और हमारे पास ज़मीनें इतनी पड़ी थी कि हम तो छोड़ के खेती करया करते। एक फसल 6 महीने खेती, फसल चक्रण का। हाँ, चक्कर, एक बार फसल छोड़ चक्कर दिया, कहते हैं एक बार ना। अगला में कर दिया, हाँ एक बार बिल्कुल, उस ज़मीन को जिसमें साड़ी बोनी है तो उसमें सामनी ना बो, या सामनी बोनी है तो अपने द्वादन के पता वो साड़ी में इस्तेमाल हुई तो दूसरी बोलो। डांगरा का चरागाह। हाँ, चरागाह के रूप में छोड़ देगा। और घी दूध का एरिया रहा, यो दे रहे यहाँ। और फिर द्वादन मतलब यहाँ यो दे के अलावा ये बाद में ही खिलाड़ी देख लो आप। जी। ये मास्टर चंदगी राम किसे भीम अर्जुन द्वादन इस एरिया में पैदा हुए। जी। आवास सिंह सोरान किसे बॉक्सर जिनके नाम का द्वादन स्टेडियम भी है, ऐसे इस इलाके के अंदर पैदा हुए। लीला पहलवान, सज्जन पहलवान द्वादन, ये भी इस इलाके के अंदर पैदा हुए सारे। जी। समझे ना। तो ये मतलब जो इलाका था अपना द्वादन मतलब है, उसका सारे का गढ़ द्वादन हांसी होता था। जी। तो हांसी को कई कह देते हैं ये जिला, यहाँ जिला भी रहा है, जिला क्या राजधानी भी रही है ये। ठीक है ना। और पैदावार का इलाका रहा है, खुशहाल एरिया रहा है ये हर लिहाज से।